Assalamu alaikum students. My name is फैजान सिद्दीकी and I am your chemistry teacher. I hope आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज का बच्चों जो हमारा ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम गैस लॉस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी गैसेस के हवाले से, और आज के लेक्चर में जो है वो हम गैस लॉस पे बात करेंगे। हमारे पास टोटल 5 गैस लॉज हैं जो डिस्कस करने को हैं। उनमें एक बॉयल्स लॉ है, फिर चार्ल्स लॉ, फिर एवोगैड्रोस लॉ, फिर ग्राम्स लॉ और फिर डाल्टन्स लॉ। टोटल 5 लॉज हैं, तो हमने उनको डिस्कस करना है। तो इन लॉज की क्या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा हम उस पर यहाँ पे बात करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। मैट्रिक लेवल की फिजिक्स में भी ये लॉ आपको पढ़ाया जाता है। एक ऐसा लॉ है ये जो अप्लाई होता है उस वक्त जब किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वहां पे ये बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट आप टेक्स्ट बुक से या नोट्स में से देखिएगा, फॉर्मल स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि है क्या। लॉ ये कहता है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे उस गैस के वॉल्यूम और उस गैस के प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन यहां पे इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब समझ में आता है आप लोगों को कि अगर गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और इसी तरह से अगर गैस का प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन का यह मतलब होता है। तो इसलिए अगर किसी गैस का आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है। तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इस तरह से लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये प्रोपोर्शनली हटती है तो उसकी जगह पर इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास है K, और उसके बाद यहाँ पर आ गया 1/P। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये P यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके अगले स्टेप में क्या होगा, P मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू राइट साइड पे आपके पास रह जाएगा क्या, K, यानी कि कांस्टेंट। ठीक है जी। तो आपके पास जो है एक इस तरह की इक्वेशन बन गई, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि अगर आप किसी गैस के प्रेशर को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। PV इज इक्वल टू के ये शो कर रहा है, गैस का प्रेशर और गैस के वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ये इस चीज को शो कर रहा है। अच्छा, इस डेरिवेशन को फिर हम आगे किस तरह से लेके चलते हैं, इसको हम आगे इस तरह से लेके चलते हैं कि देखो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी इस तरह से लिखी जाती है तो याद रखना कि प्रोपोर्शनलिटी के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, जिसका मतलब है कि जब भी आप गैस का प्रेशर चेंज करेंगे तो गैस अपने वॉल्यूम को खुद ही चेंज करेगी और फिर उसका प्रोडक्ट PV कांस्टेंट रहेगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने गैस के प्रेशर को चेंज करके यहां पे कर दिया P1, तो जब आप प्रेशर चेंज करेंगे तो गैस अपने वॉल्यूम को खुद चेंज करेगी। आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे, वो खुद चेंज करेगी। तो सपोज वॉल्यूम जो है वो चेंज होकर यहां पर बन गया V1। तो जब आप P1 को V1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट यहां पर आएगा, ये प्रोडक्ट यहां पे कांस्टेंट आएगा। जिस तरह PV कांस्टेंट के बराबर होता है उसी तरह से P1 V1 जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। ये इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने सपोज करें गैस का प्रेशर चेंज किया और प्रेशर चेंज करके उसको एक नया प्रेशर पे सेट कर दिया, वो नया प्रेशर है सपोज करें कि P2। तो जब आप गैस का प्रेशर चेंज करेंगे तो गैस का वॉल्यूम वहां पे चेंज होगा, वो नया वॉल्यूम जो भी मिल रहा है वो है V2। यानी याद रखें, आप प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक साथ चेंज नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्रेशर चेंज कर रहे हैं। क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे तो वॉल्यूम अपने आप को खुद चेंज करेगा और नया वॉल्यूम हो गया V2। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे P2 को V2 से तो अगेन इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट यहां पे कांस्टेंट आएगा। यानी जिस तरह ऊपर PV कांस्टेंट के बराबर है
P1 V1 कांस्टेंट के बराबर है, उसी तरीके से P2 V2 जो है वो कांस्टेंट के बराबर होगा। ये इस तरह से बनेगा। उसके बाद जो ये इक्वेशन 2 बनी और जो इक्वेशन 3 बनी, इन इक्वेशंस को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो इसलिए हमारा अगला जो काम यहाँ पर है वो काम ये है कि कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगी इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड के। तो इसलिए इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड है P1 V1, ये इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड के जो कि है P2 V2। इस तरीके से आपके पास एक ये मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी। ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म कहलाती है और ये फॉर्म उस वक्त अप्लाई होती है जब गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वहां पे ये मैथमेटिकल फॉर्म अप्लाई होती है। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके ग्राफ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से बनता है। सही है। देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास बॉयल्स लॉ के दो ग्राफ्स हैं। एक जो ग्राफ है वो बना हुआ है प्रेशर एंड वॉल्यूम के इन बिटवीन, ठीक है। और दूसरा ग्राफ मैं इसके बाद बताऊंगा वो कहां पे बना हुआ है। तो पहला ग्राफ जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बना हुआ है। अच्छा, अब एक पुरानी बात याद रखिएगा कि अगर दो क्वांटिटीज में सपोज करें डायरेक्ट रिलेशन होता है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो उनका ग्राफ बनता है स्ट्रेट। और अगर दो क्वांटिटीज में इनवर्स रिलेशन होगा तो उनका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कर्व। ठीक है। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, जब इनवर्स रिलेशन होता है तो कर्व आता है। तो यही चीज यहां पर है कि भाई देखो, हमने स्टेटमेंट में पढ़ा कि जो प्रेशर है और वॉल्यूम है, इनमें आपस में जो रिलेशन है आप चेक करें, ये रिलेशन इनवर्स है। तो जब रिलेशन इनवर्स होगा तो डेफिनेटली इसका जो ग्राफ आएगा वो एक कर्व आएगा। तो इसलिए जब आप PV का ग्राफ बनाएंगे तो इनवर्स रिलेशन की वजह से इसका ग्राफ जो होगा वो यहाँ पे कर्व आएगा। अच्छा, ज्योमेट्री में हर शेप का एक नेम होता है, इसी तरह इस वाले शेप का भी एक नेम है। ये जो कर्व आता है इस कर्व को हाइपरबोलिक कर्व का नाम दिया जाता है, हाइपरबोला इसको कहा जाता है। टेक्स्ट बुक में बाय मिस्टेक इसको पैराबोला लिखा हुआ है, लेकिन इन एक्चुअल जो होता है ये हाइपरबोलिक कर्व होता है, ये इस तरीके से बनेगा। तो ये आपके पास जो है ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान है। अच्छा, इसमें एक और ग्राफ बन सकता है, वो ये बनता है कि अगर आप एक्स एक्सिस पे प्रेशर ना लो बल्कि रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर ले लो 1/P, और जो वाई एक्सिस आपके पास है उस वाई एक्सिस पे आप यहां पे वॉल्यूम ले लें। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ आता है तो इनवर्स आता है, और जब आप रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर लें और फिर वॉल्यूम लें और इसका ग्राफ आप यहां पे बनाएं तो P और 1V और 1/P का जो ग्राफ आता है वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसलिए जब भी बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाएं तो इस बात का ख्याल आपने रखना है कि आप एक्स एक्सिस पे क्या चीज ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं या 1/P यानी रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर ले रहे हैं, आप क्या चीज ले रहे हैं। अगर एक्स एक्सिस पे प्रेशर होगा तो ग्राफ हाइपरबोलिक कर्व आएगा, और एक्स एक्सिस पे रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर होगा तो वहां पे जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये कुछ इस तरीके से यहां पे बनेगा। ठीक है जी। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि भाई ये इस तरह के बॉयल्स लॉ के ग्राफ है। तो आपको इसकी स्टेटमेंट, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और इसका ग्राफ जो है वो पता होना चाहिए, इस तरीके से बनेगा। अच्छा भाई, बॉयल्स लॉ के बाद हमारे पास जो अगला लॉ यहां पर आता है वो सेकंड गैस लॉ जो है वो है चार्ल्स लॉ। ठीक है जी। उसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। बॉयल्स लॉ उस वक्त अप्लाई होता है जब किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो बॉयल्स लॉ लगता है। चार्ल्स लॉ उस वक्त अप्लाई होता है जब किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वहां पे चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो एट कांस्टेंट प्रेशर ये लॉ अप्लाई होता है। अच्छा, लॉ कहता है क्या है कि अगर किसी गैस का प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट प्रेशर पे उस गैस के वॉल्यूम में और उस गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
अच्छा, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, इसके हवाले से याद रखना, टेम्परेचर के 3 स्केल पढ़ाए जाते हैं। एक सेंटीग्रेड स्केल होता है, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है और एक केल्विन स्केल होता है। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात की जाती है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जो केल्विन स्केल पे लिया जाता है, सही ना सेंटीग्रेड ना फ़ारेनहाइट, जो केल्विन स्केल पे टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि केल्विन वाला टेम्परेचर। अगर मैं इसको सिंबल्स से रिप्लेस कर दूं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये इस तरीके से यहां पे बन जाएगा, ठीक हो गया। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो इक्वल आ जाएगा और कांस्टेंट आ जाएगा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट T। T को लेफ्ट पे लाके डिवाइड कर दिया तो V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपके पास जो है एक मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी यहाँ पे चार्ल्स लॉ की। अच्छा, ये मैथमेटिकल फॉर्म क्या कह रही है कि जब भी आप गैस के वॉल्यूम को उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो एक कांस्टेंट आता है। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब अगेन वही है जो पीछे बॉयल्स लॉ में डिस्कस किया कि भाई देखें, टेम्परेचर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो आप वॉल्यूम और टेम्परेचर एक साथ चेंज नहीं करोगे, आप सिर्फ टेम्परेचर चेंज करोगे, वॉल्यूम अपने आप को खुद चेंज करेगा। तो इसलिए यहां पे होता क्या है, यहां पे होता यह है कि अगर सपोज करें कि किसी गैस का जो टेम्परेचर है वो है T1, तो गैस अपने वॉल्यूम को एडजस्ट करेगी और एडजस्ट करने के बाद जो भी वॉल्यूम आया वो आया V1। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ जब आप यहां पर इसके वॉल्यूम को यानी V1 को डिवाइड करेंगे इसके टेम्परेचर से T1 से, तो इसका जो डिवाइड करने पर रिजल्ट आएगा अगेन वो कांस्टेंट आएगा। यानी जिस तरीके से V अपॉन T कांस्टेंट है उसी तरीके से V1 अपॉन T1 जो होगा वो भी यहां पे कांस्टेंट रहेगा, यहां पे इसका ये मतलब होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर सपोज करें कि अगर किसी गैस का आपने टेम्परेचर चेंज किया और उसको किसी वैल्यू पे सेट कर दिया, वो वैल्यू थी T2, तो वॉल्यूम अपने आप को दोबारा एडजस्ट करेगा, जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम निकला V2। तो फिर इसका मतलब यहां पे ये हुआ सिंपल सा कि जब आप यहां पर V2 को डिवाइड करेंगे T2 से, जो नया वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे नए टेम्परेचर से, तो डिवाइड करने पे इसका जो रेशो आएगा वो अगेन वहां पे सेम आएगा यानी कि K रहेगा। तो इस तरह V अपॉन T K के बराबर है, V1 अपॉन T1 K के बराबर है, तो V2 अपॉन T2 भी K के बराबर रहेगा। अब उसके आगे हम कर क्या रहे हैं कि जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है और जो इक्वेशन नंबर 3 बनी है, हम इन इक्वेशंस को यहां पे कंपेयर करने जा रहे हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशंस नंबर 2 एंड 3, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो इनकी लेफ्ट साइड सेम है तो इनकी राइट साइड सेम, इनकी राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड सेम हो जाएगी। तो इसलिए इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट साइड है V1 अपॉन T1 वो बराबर हो जाएगा इक्वेशन 3 के लेफ्ट साइड के यानी कि V2 अपॉन T2 के। ये इस तरीके से जो है आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी जो कि चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी। V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। इस मैथमेटिकल फॉर्म को और भी तरीकों से लिख सकते हैं। आप V2 को नीचे ले आए और T1 को ऊपर ले जाएं, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो एक ही मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से लिखी जा सकती है, तो ये इसका तरीका जो है आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसके जरा ग्राफ को एक नजर देख लेते हैं वो किस तरीके का होगा। क्योंकि लॉ की स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ है कि भाई वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब दो क्वांटिटीज में आपस में डायरेक्ट रिलेशन होगा तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो वही चीज यहां पर कुछ इसी तरीके से आ रही है कि भाई अगर हम यहां पर एक ग्राफ बनाएं जिसमें हम एक्स एक्सिस पे यहां पर टेम्परेचर ले लें और y एक्सिस पे हम यहां पर वॉल्यूम ले लें और इसका हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करें, तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है तो इसलिए इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जो नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा। यहां पे एक बात मैं पुरानी याद दिलाते जाऊं कि भाई देखो ये होता है ओरिजिन
राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस और नीचे अगर बनाया जाए तो वो नेगेटिव वाई एक्सिस बनता है। तो आपके पास कुछ इस तरीके का ये एक्सिस होता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और ये ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाके एक पॉइंट पे कट कर देगा। ये ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाके जिस पॉइंट पे कट करेगा तो इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो यहां पे 0 होती है, क्योंकि वॉल्यूम वाई एक्सिस की क्वांटिटी है। तो वाई एक्सिस की क्वांटिटी एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मालूम करेंगे तो वो हमेशा 0 निकलेगी। तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम 0 आ जाएगा। ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसपे गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी 0 हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो वहां पे सीज हो जाती है, रुक जाती है। तो भाई ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए टेम्परेचर कितना होता है, तो भाई इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर प्रैक्टिकली खैर निकाला तो नहीं गया लेकिन थ्योरेटिकली जो टेम्परेचर होता है वो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसको कि 0 केल्विन के बराबर लिया जाता है। तो ये जो पॉइंट ग्राफ जहां पे जाके कट कर रहा है ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेचर नेगेटिव में होगा क्योंकि ये पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है। इस पॉइंट पे वॉल्यूम 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो रुक जाती है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम 0 हो जाए, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, मॉलिक्यूल्स की मोशन वहां पे सीज हो जाए, रुक जाए, तो ऐसे जो टेम्परेचर होता है इस टेम्परेचर को नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट 0 का। तो इसलिए ये जो टेम्परेचर है इसको एब्सोल्यूट 0 कहा जाता है और ये टेम्परेचर का वॉल्यूम और टेम्परेचर का इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इस टेम्परेचर को बहरहाल प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया जा सका कभी भी, लेकिन ये कि थ्योरेटिकली ये कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि अगर प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर कभी भी अचीव हुआ तो इस टेम्परेचर पे गैस जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, गैस इससे पहले ही जो है वो वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है बहरहाल ये है यहाँ पे। तो इसके चार्ल्स लॉ का ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आप लोगों ने याद रखना है कि भाई इसकी ये स्टोरी चल रही है, ठीक है जी। तो आई होप के यहां तक आपको बात समझ में आएगी। अच्छा, उसके बाद एक तीसरा लॉ यहाँ पर छोटा सा लॉ है, उसको भी ऐड कर लेते हैं ताकि उसके आगे फिर हम डेरिवेशन पे चले जाएंगे। एवोगैड्रोस नंबर्स तो आप लोगों ने पढ़े हुए ना, पीछे चैप्टर में पढ़ाया गया था। यहाँ पे एवोगैड्रोस का लॉ भी है, ठीक है। अच्छा, ये लॉ क्या है, इसकी 2 स्टेटमेंट्स है, मैं उसको यहाँ पे समझा देता हूं कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से यहां पर आती है। एवोगैड्रो लॉ की पहली स्टेटमेंट को आप थोड़ा डायग्रामेटिक वे में समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, वर्डिंग्स में मजा नहीं आएगा आपको। तो जरा इसको समझें भाई। देखें, आपके पास जो है वो यहां पर 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है। उन 2 कंटेनर्स में कोई भी गैस फिल कर दी आपने, एक में हाइड्रोजन फिल कर दी, एक में आपने कार्बन डाइऑक्साइड फिल कर दी, ठीक हो गया। अच्छा, इन दोनों कंटेनर का जो प्रेशर है वो सेम है, जितना भी प्रेशर है फर्स्ट कंटेनर का उतना ही प्रेशर सेकंड कंटेनर का है। इन दोनों कंटेनर्स का जो टेम्परेचर है वो भी सेम है। अगर पहला कंटेनर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो दूसरा कंटेनर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। और इन दोनों कंटेनर्स का सपोज करें कि जो यहां पे वॉल्यूम आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर 2 कंटेनर्स हैं उनमें गैसेस भले कोई भी हो, गैसेस सेम हो, गैसेस डिफरेंट हो, जैसे मैंने हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो एवोगैड्रो ये कहता है कि अगर 2 कंटेनर्स हैं और उनका प्रेशर भी सेम है, उनका टेम्परेचर भी सेम है, उनका वॉल्यूम भी सेम है, तो पहले कंटेनर में गैस के जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे दूसरे कंटेनर में भी गैस उतने ही मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई कर सकेगी, यानी दोनों कंटेनर्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे। अगर 2 कंटेनर का, अगर दो गैसेस का टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये 3 चीजें अगर सेम हो जाए, PTV प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, अगर ये 3 चीजें सेम हो जाती हैं तो उन गैसेस के वहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी वहां पे सेम हो जाते हैं। तो इस चीज को उसने स्टेटमेंट इस तरह से दी है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस contain equal number of molecules at the same temperature and pressure।
अगर वॉल्यूम इक्वल है, डिफरेंट गैसेस हैं, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे अगर उनका टेम्परेचर प्रेशर सेम है। तो ये इसकी पहली स्टेटमेंट है, इसको एक दफा जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, टेक्स्ट से आपकी समझ में आ जाएगी। ये इसी तरह से एक्सप्लेन होती है। सेकेंड स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी है। सेकेंड स्टेटमेंट जरा मैथमेटिकल वे में, सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है क्या है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों चीजें कांस्टेंट कर दी जाए, तो अगर किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों चीजें कांस्टेंट कर दी जाएं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो गैस के वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो इक्वल आएगा और कांस्टेंट आएगा, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसके आगे n को लेफ्ट में लाके डिवाइड कर दिया तो V अपॉन n इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपके पास एक इस तरह की जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो यहां पे बन जाएगी। तो ये इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट है और उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। इसका कोई ग्राफ टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन जो रिलेशन है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, अगर इस रिलेशन को यूज करते हुए हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करें, ये ग्राफ ऑप्शनल है, बुक में नहीं है, इसलिए आप ना बनाना चाहे तो ना बनाइएगा, लेकिन अगर आप बनाएं तो देखें ग्राफ क्या बनेगा। डायरेक्ट रिलेशन है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में, तो डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो यहाँ पे बनेगा। सिंपल इस तरीके से होगा, सही है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये आइडिया होना चाहिए। तो आपके पास ये छोटा सा लॉ है एवोगैड्रोस लॉ, इसका सबको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इंशाल्लाह ताला, उस लेक्चर में हम जनरल गैस इक्वेशन से काम स्टार्ट करेंगे, जो कि इन तीनों गैस लॉस को कंबाइन करके ड्राइव की जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।